अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं शाइस्ता रज़ा सिटी एट 10 के साथ। वैसे तो सिटी एट 10 में रमशा कंवल जो हैं वो मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं, लेकिन चूँकि वो आज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो आज ये ज़िम्मेदारी जो है वो मैं अदा करूँगी। हमेशा की तरह हमारे पास आज भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। मेन ख़बरों की अगर बात करें तो 9:30 असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने बुध के रोज़ कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अस्पताल में सहाफ़ियों के साथ होने वाली जो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बदतमीज़ी और नारवा सलूक के हवाले से सेक्रेटरी सेहत से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे शहरों को फ़िज़ाए सब्ज़ में बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने रिजवान पार्क गुलबर्ग टाउन में गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। 5 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ रंगों के 50,000 से ज़ायद फूल जो है वो सजाए जाएंगे। चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद ने आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाएं मुहिम का फाइनली आगाज़ कर दिया है। 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ UC 6 से किया जाएगा। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई, जाली डॉलर्स की फ़रोख्त में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सादा लौ शहरियों को कम कीमत की आड़ में जाली डॉलर फ़रोख्त करता था। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की ये फाइनली एक बड़ी कार्रवाई है। और इन तमाम ख़बरों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर्स मिराज अख्तर और अयाज़ राना साहब मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हम लोग देखते हैं जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि कराची की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो बड़ा हंगामा रही होती है, ट्रैफिक जैम होती है, फायरिंग के वाक़यात पेश आते हैं, ब्लाइंड बुलेट्स जिसको कहते हैं। अगर कोई बेचारा शरीफ आदमी बाहर खड़ा हुआ देख रहा है कि हम देखें कि क्या हो रहा है, तो देखते हैं हम अचानक से जो है वो एक आके बुलेट लगती है और बहुत बड़ी एक तादाद होती है जो कि ज़ख्मी हो जाती है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या इंतज़ाम किए गए हैं इस साल? देखिए जी, 9:30 की तकरीबात तो पूरी दुनिया में ही होती हैं। सबका अपना अपना उसको मनाने का एक ढंग होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा नेचर हमारी चेंज है। तो पाकिस्तान में हवाई फायरिंग करना जो है वो उसको बड़ा जो लोग जो हैं वो समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़ख्र समझते हैं हम। फ़ख्र समझते हैं बिल्कुल इसको। तो उसमें अमूमन ये होता है कि जब भी क्योंकि कहा जाता है कि जो बुलेट अगर आप फ़िज़ा में फ़ायर करते हैं तो उसका जो सिक्का होता है या बुलेट का जो पीस होता है वो 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से रिटर्न आता है। अच्छा, प्लस उसमें ये होता है कि वो गर्म भी होता है क्योंकि उसमें बारूद होता है। तो वो जब भी अगर कोई शख्स वहाँ पर खड़ा हो और करीब में मौजूद हो तो अगर उसके सर में लग जाए, जिस्म के किसी भी हिस्से में लग जाए तो उसको शदीद नुकसान में पहुँचाता है। तो गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा कि जब भी 12 बजते हैं 31 दिसंबर की रात को, तो जहाँ लोग दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म के जश्न मनाते हैं, तो हमारे यहाँ हवाई फायरिंग का रिवाज है, तो उस फायरिंग की जाती है। लेकिन उसमें अब बतदरीज जो है वो कमी आती जा रही है और उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि कराची पुलिस ने भी इस पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं, रेंजर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं और इसके हवाले से जो है तकरीबन 10 से 15 दिन पहले से एक अवेयरनेस के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दी जाती है। अगर गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि हवाई फायरिंग के कुछ वाक़यात हुए, शादी की तकरीबात में भी हुए, दीगर भी हुए, तो उसमें फ़ौरी तौर पर लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उसमें सबसे ताज़ा तरीन केस जो है वो तकरीबन 24 घंटे पहले पेश आया था। शाह फैसल कॉलोनी थाने के SHO थे, तो उनका अपना ही बेटा जो है वो उनसे मिलने के लिए आया। उस दिन उसकी बताया जा रहा है कि उसकी सालगिरह थी 25 दिसंबर को। तो उसने जो है थाने के अंदर ही अहाते में खड़े होकर हवाई फायरिंग की। उसके पीछे पुलिस वाले भी नज़र आते रहे, लेकिन उस पर हमने प्रॉम्प्ट एक एक्शन देखा। DIG ईस्ट गुलाम असफर मैसर ने फौरी तौर पर नोटिस लिया, उस SHO को मुअत्तल किया गया। फिर उसके बेटे के खिलाफ कल मुकदमे का इंदराज भी हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी जो वीडियो है वो वायरल हुई थी। अच्छा मेरा, जब ये भी देखते हैं जैसे आपने भी बात की ना कि हवाई फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग का कल ही एक वाक़या पेश आया, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी कोई वो आप कह लें चेक तरीके से रखा नहीं जाता है। बस अगर अब्बू बड़े हैं या कोई घर में बड़ा है, किसी के पास लाइसेंस है या कोई भी बंदा जो है वो किसी बड़े ओहदे पर है, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे 15-15 साल 18-18 साल के, वही है ना, हम निकाली गन और शादी है, किसी की सालगिरह भी है, तो भी हमने हवाई फायरिंग करनी ही करनी है। मुझे बताएं क्या लगता है आपको कि इस तरह के वाक़यात में चलें कमी तो आ रही है, लेकिन और क्या होना चाहिए जिससे इस तरह की सूरत को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे निज़ाम ये होना चाहिए कि जिसके पास असलहा है और लाइसेंस याफ्ता असलहा है, तो उसको इतना उसके बारे में इतना चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि वो बुलेट्स जो ख़रीद रहा है उसकी तादाद क्या है और उसने कार्टेजेस कितने वापस किए, गोलियों के खोल कितने वापस हुए या उनकी काउंटिंग क्या दी। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ।
गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें रिकॉर्ड तादाद में जो है वो असले के लाइसेंस जारी हुए। अब ज़ाहिर सी बात है, लोगों के पास जब असला आ जाता है तो उसके बाद वो लोग जो है कभी कभार जब खुशी का मौका होता है, हालांकि ये जुर्म है, इस पर वाज़े तौर पर कहा गया है। बहरहाल ये भी हमारे यहाँ जो है ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई हवाई फायरिंग करनी है तो आपका ज़रा ज़्यादा रोब और दबदबा नज़र आएगा। तो दिखावे की जो सूरत हाल है ना वो हमारे यहाँ है। मतलब साल के शुरू में या किसी की सालगिरह पर कर लो। हमारे यहाँ हुआ ये है कि बेसिकली जो पिछले अदवार में कराची के जिस तरीके के हालात थे उसको देखते हुए जो है ना ताजिरों को ख़ास करके वो असले के लाइसेंस दिए गए कि उनकी सेफ्टी के हवाले से। और MNA और MPAs ने अपने इलाके के लोगों के जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो असले के लाइसेंस बनाए। इसमें प्रोहिबिटेड बोर भी शामिल है जिसके अंदर आप बड़ी गनमेटिक वेपन कहते हैं, वो भी उनको लाइसेंस दिए गए। अब उसके अंदर लाइसेंस के अंदर आपकी साल की एक परचेजिंग, जैसे अभी राज भाई ने कहा, एक लिमिट है कि आप इतनी गोलियां ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है ना। इसको अगर ऑनलाइन इसको अटैच कर दिया जाए तो अगर वज़ारत दाखिला के साथ और पुलिस स्टेशंस के साथ कि वो कौन आदमी है जो उनके इलाके का जो रहता है, उसने परचेजिंग की है, उसके पास कितने कार्ट्रिजेस मौजूद हैं, उसकी भी एक साल की लिमिट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। आप सदर में जाएं, जैसे दुकानों असली की बड़ी बड़ी आपने भी बात की है ना, हम ये भी देख रहे हैं, पिछले दिनों मेरा जाना भी हुआ था, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइन है जो अब लगना स्टार्ट हो गई है असले के लिए, असले की लाइसेंसिंग के लिए कि भाई हमें असलहा चाहिए। चलिए कहीं ना कहीं तो कराची के हालात इसकी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वही वाली बात है रोब वाली, कि अगर घर में जो है असलहा पड़ा होगा तो पता होना चाहिए, रिश्तेदारों को पता होना चाहिए, मोहल्ले वालों में थोड़ा एक रोब रहता है कि भाई इसके पास लाइसेंस है। ये वाला एलिमेंट है जी बिल्कुल है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह जिस तरीके से पिक्चराइजेशन हो रही है चीज़ों की, ख़ास करके लोग सीरीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं या दूसरी सीरीज़ हैं, उनको देख के आजकल की न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो रही है उन चीज़ों को देख के। एक वो भी वजह बनती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि चलो अगर घर में किसी बड़े का लाइसेंस है, एक दो फायर मार दो ताकि इलाके में लोगों को पता चले हमसे कोई लड़ेगा नहीं, भिड़ेगा नहीं, कोई हमसे वो नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, इनके पास लाइसेंस है, ये ना गोली चला दें। ये एक एलिमेंट यहाँ हमारे माशरे में रहा है और ये मौजूद है। और ख़ासकर यूथ हमारी जो है उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है, उनको इन चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें इस वक्त चाहे वो टिकटॉकर्स हों या चीज़ें बना के, टिकटॉक के ऊपर भी ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं, तो उसको भी इन्फ्लुएंस लेते हैं लोग, चाहे वो कहीं के भी शहर के हों। लेकिन हमारा शहर काफ़ी बड़ा बेहंगम शहर है और उसके अंदर यूथ भी ज़्यादा है। जैसे आपने यार यूथ की बात की ना, आवाम से भी अपील की गई है कि इस साल अगर ऐसा हो कि आपको अपने इर्द गिर्द कोई मशकूक अफराद दिखें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी नया साल स्टार्ट होता है ना, सब लोग रुख करते हैं या तो हाईवे की साइड का या हम लोग रुख करते हैं सी व्यू की साइड का, और ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाक़यात होते हैं। आप कह लें छीना झपटी के, या इसके अलावा इस तरह कोई हमें मशकूक बैग मिल जाता है या कोई मशकूक ऐसे अफराद मिल जाते हैं जिस पे ये इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मिसहैप होगा कि बंदा बाद में आके सोचता है कि हम यहाँ पर गए क्यों। इसके साथ साथ जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त की गई है, और इसके अलावा डबल सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन मुझे बताइएगा, मिराज आप बताइएगा कि डबल सवारी पर पाबंदी हर साल लगती है, मेरे ख्याल से 12 साल में तकरीबन को 8 महीने तो ऐसे ही होते हैं जहाँ पर पाबंदी लगी रहती है, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह क्या है? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नया साल होता है तो खुशी सबको ही होती है और मनानी भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ओवर हो जाते हैं। जो देखें, सच्ची बात तो यही है, हम जरा ओवर द टॉप कॉम है ना। बिल्कुल। अब वो हमारे यहाँ सबसे पहले तो साइलेंसर निकाल देंगे बाइक का। ओह ठीक है हाँ, ना? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। की आवाज़ आनी चाहिए जब तक 4 गली वालों को पता नहीं चलेगा कि महराज अख्तर कोई बाइक लेके निकला है, जब तक तो ठंड नहीं पड़नी ना उसके दिल में। सही है, बिल्कुल तो सही है। हमारे यहाँ अमूमन एक तो ये साइलेंसर के बिना जो बाइकें होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। अच्छा, फिर न्यू ईयर नाइट पर ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के जो है पूरा प्लान मुरतब किया जाता है। उसमें जो हमारे यहाँ सी व्यू जो है ख़ास तौर पे उसका मरकज़ है, क्योंकि साहिल समंदर पर लोग ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, मौसम भी ठंडा है और ठंडे मौसम में साहिल पर जाने का एक अलग मज़ा होता है। ठीक है, अब उसमें लोग वहाँ का रुख करते हैं, तो जो वहाँ जाने वाले रास्ते उन पे मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने पहले तो उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए थे 2-3 साल पहले। अगर आप चले जाएँ, 4 साल पहले चले जाएँ,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये समझ आए कि नहीं, इस तरह से पब्लिक को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर गलियों का रास्ता लेते हैं, डिफेंस की मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वो मिराज पहुंचते ऐसे हैं। ऐसे शॉर्टकट्स निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं। इतना अरसा हो गया कराची में रहते हुए, लेकिन वो जो रास्ता उस वक्त निकलता है ना, बंदा हैरान परेशान हो जाता है, अच्छा ये वाला रास्ता भी था, यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन वही वाली आप वाली बात है कि फ़ायदा इसका कोई नहीं है, आप जितने मर्जी रास्ते बंद कर दें, वो आवाम हमारी ऐसी है, उसने पहुँच ही जाना है बात जाके। आपके साथ है, हमने खुद बड़े रास्ते निकाले वहाँ पहुँचने के। मतलब आपने भी ये हरकतें बिल्कुल जाहिर सी बात है। खैर ये तो खुशी में होता है, एक माहौल बना हुआ होता है ना। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि भी कंटेनर्स लगा दिए मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ पर पुलिस की पिकेट्स लगाई हैं, रेंजर्स की भी नफरी है, जो कि ये ज़रूर चेक करेगी कि भाई अगर कोई शख्स सीवीओ पे जा रहा है तो वो आए, ठीक है, उसको आना मतलब जो है उस पर पाबंदी नहीं है, उसके आने पर वो आए, वहाँ पर एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो मुसल्ला तो नहीं है, उसके पास असलहा तो नहीं है, आतिशबाजी का सामान तो नहीं है, वो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्हीं के बेस में फिर जो डकैत हैं या फिर वारदातों में मुलविस लोग हैं वो भी उन्हीं में शामिल होते हैं। इससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात सीवीओ पर पेश आ चुके हैं जिसकी बिना पर पुलिस को ये सख्त एक्शन लेना पड़ा। हालांकि सारी दुनिया में लोग साहिल पर जमा होते हैं, होटल्स में जमा होते हैं और मतलब हाईवेज़ पे भी निकलते हैं अपने, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी हुई गुज़िश्ता अदवार में कि जिसके बाद पहले तो पाबंदी लगाई गई, उसके बाद बतदरीज उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से सिंपल मैसेज है कि जी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, असलहे की नुमाइश नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों में जो साइलेंसर निकाल लेते हैं वो ना निकालें, और अगर तरीके से आगे एंजॉय करना चाहते हैं तो नए साल को एंजॉय करें और जो चांद है नए साल का उसको देखें आके वहाँ पर, उसको वेलकम करें, एंजॉय करें आप। क्योंकि जब नया साल स्टार्ट होता है, एक तो साल आपका एंड हो रहा होता है, तो आप अपना एनालिसिस भी करते हो ना कि मैंने पूरे साल में जब साल स्टार्ट हुआ था मैंने ये सोचा था, और अब चूँकि मैं दिसंबर में खड़ा हूँ, आखिरी दिन है या आखिरी रात है, तो मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है। और नया साल शुरू होता है तो फिर उसमें भी आपके दिमाग में कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, कुछ आप सोचते हैं कि हमने ये करना है, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है या अपने कुछ गोल्स अचीव करना है। लेकिन वही वाली बात है, जैसे अयाज़ा मिराज दोनों बात कर रहे थे कि बाइकों के सिलेंसर निकाल कर और हवाई फायरिंग कर कर और देखा डबल सवारी पर पाबंदी है तो डबल सवारी करके, इस तरह जिन जिन कामों से रोका जाए वही काम करके ना, फिर वो आप खुद क्या इमेज लेके या क्या सोच के, मैं तो ये सोचती हूँ क्या सोच के आप नए साल में एंटर करते हैं कि भाई अब जो नया साल स्टार्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे। मतलब इतनी सारी रेजोल्यूशंस बनती हैं, आप लोग मुझे बताएं कुछ नए साल की। अयाज़, आपकी कोई रेजोल्यूशन है कि इस साल, अगले साल बल्कि 2024 में ये काम जो है वो मैंने नहीं करना और ये वाला काम जो है वो मैंने करना है? इस साल मैंने ये सोचा कि मैं कोई रेजोल्यूशन बनाऊंगा और उसके ऊपर जो है अमल दरामद करूंगा। अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाई आपने? हमारे देखें, एक तो हमारी जॉब प्रोफाइल जो है वो इस तरीके से होती है कि हम कुछ भी सोच लें उसके अंदर हमारा एक रूटीन वर्क है जो हमें करना है। हमारा हर दिन जो है वो तकरीबन मिराज भाई के काम के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है। हम बिज़नेस रिलेटेड लोग हैं तो हमारे साथ भी कोई मार्केट के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग्स होती रहती हैं। हम लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो उजागर करते करते अपने चीज़ों को जो है ना वो बस वो सब कहीं रह जाती हैं, रह जाती हैं, भूलते नहीं हैं, रह जाती हैं। और हम पूरा साल लोगों के लिए जो है वो एक, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है, लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी से करना होता है हमें। एक आगे पीछे चीज़ की खबर की नौइयत जो है पूरी बदल जाती है, तो बड़ी ज़िम्मेदारी से ही हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अच्छा अयाज़, जैसे आपने वाली बात की ना, हमारे पास एक और न्यूज़ भी थी, हमने देखा अभी कि NICVD में एक वाक़या हुआ जो आपकी हस्पताल इंतज़ामिया उनकी जानिब से सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की गई है। गवर्नर सिंह ने इसका नोटिस भी ले लिया, लेकिन मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की ना, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है, मतलब ऐसी जगहों पर सहाफ़ी मौजूद होते हैं जहाँ पर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा आपको गट्सी होना पड़ता है उन जगहों पर जाने के लिए। कहीं आग लग जाती है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, उसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात में भी हमने देखा इजाफा ही हुआ है कि कहीं पर कोई सहाफ़ी खबर कवर करने गया है, वहाँ पर बदतमीज़ी हो जाती है या उस पर पथराव किया जाता है या उसको मारा जाता है। इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चीज़ जो ना आज से नहीं है, हमेशा से चली आ रही है, क्योंकि जिसके फेवर की खबर है वो तो खुश है और जिसके खिलाफ वो खबर है तो वो उसने अपना रिएक्शन देना है। अच्छा, ये जो खबर है NICVD वाली, इसके अंदर क्योंकि मैं खुद NICVD गया हूँ, किसी ऐसे नहीं जैसे लोगों के लिए गए, तो थोड़ा सा वहाँ का माहौल जो है, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। तो उसकी हो सकता है ये अपने इलाज के लिए गए थे सहाफ़ी, तो इनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिली। अच्छा, थोड़ा सा हमें होता है कि भाई मैं
आया हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने जो अक्सरियत देखी, वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो अच्छा ट्रीट करते हैं, सबको एक जैसे देखते हैं। वहाँ गरीब लोग आते हैं जिनका वहाँ पे इलाज हो रहा है, और ऐसी कोई कंप्लेन हमने कभी सुनी भी नहीं कि कोई बाहर आके बोल रहा हो कि मुझे सही ट्रीट नहीं किया गया या कुछ। हो सकता है कि कुछ वो जल्दी चाह रहे हो, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि भाई सब समझते हैं कि मेरी बीमारी जो है सबसे ज़्यादा है और सामने वाले की कम है, या मेरे जो चाहने वाले या मेरे जो घर वाले हैं उसकी बीमारी सबसे ज़्यादा, पहले उसको देख लें। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो सबको एक जैसा देख रहे होते हैं, उनको वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किसको पहले ट्रीट करना है, किसको बाद में करना है, क्योंकि उनके पास इस चीज़ की जो है वो महारत है। हो सकता है कोई चीज़ हो गई हो, हमें उनका नाम भी इस वक्त ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर जो इत्तलात हैं सिंध के निगरान, उन्होंने भी नोटिस ले लिया है, और वज़ीर जो सेक्रेटरी सेहत है उनके फ़ौरन रिपोर्ट तलब की गई है। अब देखना है कि वो क्या मामलात हुए हैं, उनके साथ मिसट्रीट किया गया है या कोई ऐसी बदतमीज़ी, वाकई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मंगाई गई है, तो वो सारी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या था, वाकया असल जेन्युइन जैसे अयाज आप बात करें ना कि देखा जाए यूजुअली डॉक्टर सारे मतलब पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सहाफ़ियों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हर फील्ड में, हर बीट पर, हर ऐसे डिपार्टमेंट में आपको सहाफ़ी नज़र आते हैं, और उनका कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं होता उस पर। उनका जो मेन मकसद होता है, जो प्राइम फोकस होता है, वो यही होता है कि ये खबर लोगों तक पहुँचाई जाए। वहाँ पर अगर इस तरह आप किसी की खबर को हाईलाइट करते हो, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर इस तरह सहाफ़ियों पर तशद्दुद होना, और ये पहला वाक़या नहीं है मेरा, जिससे पहले भी हमने देखा है बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसको आप कैसे देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात, अब तो जैसे बात की कि वज़ीर इत्तलात साहब हो गए, अहमद शाह साहब हो गए, उन्होंने भी नोटिस लिया, कामरान टिसोरी साहब ने भी नोटिस लिया, कमेटी बनाई जाएगी, शफाफ तहकीकात होंगी। ये तो हम 75 सालों से सुनते आ रहे हैं कि शफाफ तहकीकात होंगी। आपको क्या लगता है कि सहाफ़ियों को भी कुछ ना कुछ उनके भी हुकूक हैं, मिलने चाहिए उनको, ताकि हर जहाँ जाएँ बेचारों को पत्थर ना पड़े? बिल्कुल, देखें सहाफ़ियों के बिल्कुल हुकूक हैं, और हम तो उन जगहों पर होते हैं जहाँ आम लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग वहाँ मूव हो रहे होते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर भी काम करते हैं। एहतियात अपनी चीज़ ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें जाना पड़ता है, हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। अब ये जो बदतमीज़ी वाले वाक़यात हैं, तो मैं इसमें एक चीज़ आपको छोटी सी ऐड करूँ, ख़ासतौर पर सूबा सिंध और कराची के जो मामलात हैं ना, जो सरकारी इदारे हैं, अब वो अस्पताल हों या कोई और डिपार्टमेंट्स हों, तो हमारे यहाँ कुछ सियासी मामलात भी हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ करप्शन का है। हर इदारे में करप्शन बदरजा अतम मौजूद है, हर जगह पर है। अच्छा, जब सहाफ़ी के साथ प्रॉब्लम अब ये है कि जब वो जैसे कि अयाज भाई ने कहा कि जी आप फेवर वाली बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी बहुत अच्छा काम किया, तो सही है। लेकिन अगर मैं अपनी फ़राइज़ अदा करते हुए किसी ऐसी चीज़ की इंक्वायरी करता हूँ जिसका मुझे इल्म हो कि भाई यहाँ किसी किस्म की करप्शन हो रही है, और जब मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँगा तो मुझे ज़ाहिर सी बात है मैं सामने से मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहला जो इल्ज़ाम अब आजकल के दौर में जो लगता है सहाफ़ी पे या पुलिस पे, दोनों की बात करूँगा मैं, सबसे पहले उनको तो ये बोलते हैं ये तो करप्ट है, हाँ। ये तो करप्शन, ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों कि जब मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं उससे कहूँगा भाई आप इसको साबित करें, आपने इतनी बड़ी बात अगर कह दी है तो उसको आप साबित करें, या रिटर्न में लिख के दे दें मुझे कि जी मैंने ये किया। मिराज, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लिख के दे दें। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। यहाँ पर साबित होने वाली तो कहानी नहीं है। पाकिस्तान में कब हुआ है कभी कुछ साबित? बिल्कुल, मैं आप सुकून से बैठे होंगे, मैं आपके पास आके आपको कुछ कह के चली जाऊंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आप उस वक्त किस कंडीशन में हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप वो मेरी बात ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। मैंने अपना काम कर दिया, आप 2 दिन तक डिप्रेशन में रहे कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। आप देखें माशाल्लाह खुद शोज़ करती हैं, आप जब फील्ड में जाती हैं, आप खुद बताएं कि आपको बहुत सी जगह पे मज़ाहमत सामने नहीं आती, या किसी के ख़िलाफ़ अगर आप कोई आपने खुद फेस किया होगा, यकीनन इतने शोज़ आपने किए हैं, रोड शोज़ करती हैं आप, चीज़ों पे निकलती हैं, बाहर इदारों में जाती हैं, लोगों से भी मिलती हैं, क्राइम पे भी हर चीज़ पे नज़र होती है आपकी भी। तो आप खुद बताएं ना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आपको लोग जब कितने लोग आपको पीछे से आप जब कर रही होती हैं तो बहुत से लोगों की आपको चलते फिरते बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं लोग, बहुत सी लोगों के अंदर ऐसी भी आदत होती है।
आप कहीं बाजार में हैं, कहीं खड़े हैं, तो लोग पीछे से बोलते हैं चलो यार ये क्या बात है। अरे ये तो मीडिया वाले हैं, तो फजूल बात कर रहे हैं, अरे छोड़ो यार इनको, इनका उनको तो ये बात रोज का समझ नहीं है। आ रही कि हम उन्हीं की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, और वो समझ, बाज़ लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके बोलने से कभी कुछ कम हुआ, हाँ, कोई ऐसा भी महंगाई होता है। कभी कम हुई। हम जाके भी, हम क्योंकि हम भी वही काम कर रहे होते हैं, तो हमसे बोलते हैं हम आवाज़ उठा, काम हमारा है कि नॉक करते रहना, दरवाज़ा कब मतलब खुलेगा वो हम आपको नहीं पता, लेकिन लोग कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे, ये उठाते हमारा रहेंगे। काम है। आप बोलेंगे नहीं तो काम है जब तक हमारा। आवाज़ कैसे उठेगी। मतलब लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि आपने बात तो आप लोग रोज़ आ जाते हैं इस महंगाई पर बात करने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं उस पर बात करने, इस पर बात करने, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमारा जो काम होता है वो काम एक ब्रिज का काम होता है, जो आवाम और सरकार के बीच का एक ब्रिज है, ताकि आपकी बात को कन्वे किया जा सके उन तक, और उनको सुनाया जा सके कि आवाम जो है वो इन मुश्किलात का सामना करिए, ताकि उस सिचुएशन को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। फ़ौरन कोई भी मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मायूसी जो है वैसे भी गुनाह है। बात बताऊं, ये देखें कि ये अयाज साहब, मैं ये बात आपसे करूंगी वापस आके, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम लोग मज़ीद ख़बरों पर भी अगर बात करें तो देखें कि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुलजिम जो है वो उसको गिरफ़्तार किया गया है, जो कि जाली डॉलर्स जो है वो फ़रोख्त करता था। सबसे पहले इस पर पैकेज देख लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। 2023 अपने अख्ताम पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल ने इंसानी स्मगलरों और जाली ट्रैवल एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग किए रखा। साल भर में FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने घिनौने जुर्म पर 160 से जायद मुकदमे दर्ज किए। डिप्टी डायरेक्टर भावल लोस्तो के मुताबिक 1104 से जायद इंसानी स्मगलरों, फेक ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। जी बिल्कुल, पिछले 1-1.5 महीने में हमने कार्रवाई में बिल्कुल इजाफा किया है और जो है ना क्रैकडाउन और फर्दर एक्सपेडाइट किया है। तो बेसिकली हमने 1-1.5 महीने में तकरीबन 8 रेड केसेस किए हैं फेक ट्रैवल एजेंट्स और इलीगल जो हैं वो ट्रैवल एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, जिसमें मुख्तलिफ ह्यूमन स्मगलर्स भी इन्वॉल्व थे। उन 8 रेड केसेस में तकरीबन हमने 14 बंदे 14 अक्यूज़ जो हैं अरेस्ट किए हैं। भावलोस्तों ने अवाम से दरख्वास्त की है कि गैर कानूनी एजेंट से बचने के लिए ट्रैवल एजेंसीज के लाइसेंस लाजमी चेक करें। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने सिर्फ 1 माह में 8 से जायद छापामार कार्रवाइयों में 14 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार किए और 500 से जायद जाली दस्तावेजात भी बरामद किए। OEP ऑथराइज्ड एजेंट्स जो हैं वो तो बिल्कुल ऑथराइज होते हैं बाहर भेजने के लिए। कुछ अनऑथराइज्ड एजेंट्स भी हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की मद में उनसे पैसे लेते हैं और उनको बाहर जो है ना भेजते नहीं हैं। सो ये 2 हैं, एक तो ये कि DTS ऑथराइज्ड एजेंट होना चाहिए, दूसरा OEP ऑथराइज्ड एजेंट होना चाहिए जो कि लीगली ऑथराइज्ड हैं लोगों को वीज़ा दिलवाने, टिकट अरेंज करवाने और एम्प्लॉयमेंट की मद में बाहर भेजने के लिए। तो ये अवेयरनेस का मैसेज भी जाना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल भावलोस्तो ने मजीद कहा कि शहरी ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस वेबसाइट के जरिए और दीगर सोर्सेज से बआसानी चेक कर सकते हैं, जिससे वो बआसानी जाली ट्रैवल एजेंट से बच सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर कराची में जो है वो जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी भी की जाती हैं जहाँ पर कोशिश की जाती है कि इन जराइम को कम किया जा सके, लेकिन एक जुर्म कम होता है तो हम देखते हैं कोई नई तरीके का जुर्म जो है ना वो हमारे सामने आ जाता है। जो जाली ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये तो कराची में अगर बात करें या वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें तो इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश आते हैं। मुझे बताइएगा कि मिराज साहब, हम देखते हैं लोग जाते हैं बाहर, बहुत मतलब अपनी जमा पूंजी सारी बेच बाच के इतनी बड़ी अमाउंट जमा करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स, जाली ट्रैवल एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कहाँ पर कमी हो रही है? अच्छा देखिए, जो इंसानी स्मगलिंग वाला जो मामला है और बाहर जाने की जो ख्वाहिश है, ये आज की नहीं है। अगर आप ओवरऑल नज़र मारें तो कई वर्षों से लोगों का जो है ना ये बड़ी ख्वाहिश रहती है कि वो बाहर चले जाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं, उसके बाद वापस आएँ। वो ये सोच के बेचारे बाहर जाते हैं। अच्छा, उसमें ये जो फ्रॉड है बाहर भेजने के नाम पर, जो है झांसा देने का
ये बहुत ज़्यादा पहले भी था और अब भी है। हालांकि अब तो अवेयरनेस के ज़राए इतने हैं कि इंसान को खुद पता चल जाता है कि क्या जालसाजी है क्या नहीं है, लेकिन अब भी लोग इनसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब ये ग्रुप्स वो होते हैं कि जी अगर मैं यहाँ कराची में रहकर जो है इतना नहीं कमा पा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर वाले जो हैं वो फिर भी परेशानी के आलम में रहते हैं, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं रखा और यहाँ से बाहर चलें। अब उसके लिए मैं अगर प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सका तो मैं वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा बेचारे नहीं कर पाते हैं। वो बेचारे अब अकाउंट को मेंटेन करेंगे या घर के खर्चे चलाएंगे, फिर उसके बाद वो कोई अपनी वाइफ का जेवर बेचता है, कोई वालदा का जेवर बेचता है, कोई कर्ज़ लेता है, फिर वो कुछ ये जो हमारे यहाँ जो है लोग एजेंट जिनको कहा जाता है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं और लोगों को लालच भी दे रहे होते हैं। यहाँ वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, फिर वो उसके बाद जो है वो उनको भेजना कहीं होता है, वो बेचारा पहुँचता कहीं है, उसकी सारी जमा पूंजी भी ज़ाया होती है और एजेंट जो है वो हमेशा खुश रहता है। तो ये एजेंट कराची में भी हैं और कराची में तो फिर भी इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर आप पंजाब यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात करें तो वहाँ के जो होटलिंग का बिज़नेस है वो चलता ही या तो एजेंट से है, ज़्यादातर मैं सबकी बात नहीं करूँगा, या तो एजेंट से चलता है या वो बेचारा जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है वहाँ पर स्टे क्या होता है कि वहीं से फ़्लाइट लेंगे, वहीं से वहीं हमारे यहाँ तो अभी कराची में फिर भी इतना नहीं है। पंजाब में तो बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ से हर घर से कम 2 अफराद वो बाहर हैं। ऐसे ही अब उनको देख कर और उनके मामला देखकर जो है ना, फिर जाहिर सी बात है यहाँ भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और जहाँ भी आप अपना पैसा दें तो किसी रजिस्टर्ड कंपनी को दें, ताकि आपको ये तो कम से कम पता हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा सका, तो मेरी रकम मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन ये वाक़यात सामने है, FIA भी इस पर कार्रवाई करती रहती है और ख़बरें हम ही दे रहे होते हैं इस हवाले से भी। तो लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि वो अपनी अगर रकम खर्च कर रहे हैं अच्छा, तो देख कर मेरा करें। जैसे आपने हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास खबर है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि जाली डॉलर्स बेचता था। इस बारे में क्या कहेंगे आप, ये क्या खबर है, किस तरीके से जाली डॉलर्स बिकने लग गए हैं आप शहर में? देखें, आज से पहले इसी कराची में अभी एक और हवा चली थी 5000 के नोट की, 5000 का नोट जाली आ रहा है, ठीक है। तो वो भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा होगा, बन रहा होगा, प्रोसेस में जाता होगा, उसके बाद ही बाहर आता होगा और वो यकीनन इतना मतलब असल लगता भी होगा कि उसको चलाने की हिम्मत कर सके कोई। ऐसे ही तो अब जब जाहिर सी बात है, माशाल्लाह हम लोग तो बड़ी हुनरमंद कौम है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ग्रुप है जो काम करते रहते हैं, तो वो एक तो यहाँ भी प्रिंटिंग वाले मामलात हैं, ठीक है, उसमें 1000 के नोट भी शामिल हैं और डॉलर्स भी शामिल हैं, दीगर करेंसी भी हो सकती है। लेकिन सुना ये है हमने कि एक पड़ोसी मुल्क है जहाँ से ये जाली करेंसी जो है, अच्छा जी, अफ़गानिस्तान से ही आते तो वो उस रास्ते से फिर उसके बाद हमारे कोयटा में एंटर होती है। कोयटा में एंटर होने के बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क के दीगर असली डॉलर यहाँ से वो ले जाते हैं और नकली डॉलर आपको दे अच्छा, जाते हैं। और हम ये यहाँ आज से से असली नहीं है, यार ये जैसे इन्होंने बात की ना कि आता है और उसके बाद शहर आता है। अब आप बिल्कुल एंट्रेंस पे रोक लें तो समझ भी आता है, जब एक नोट या एक जाली नोट जो भी है वो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, अब आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसको? ये तो नोट है ना, नोट लाना तो फिर आसान है। यहाँ पे डीजल, छालिया, टायर्स, पतली दुनिया जहान की चीज़ें, मसाले, ड्राई फ्रूट सब आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपकी मार्केट में अब जैसे सर्दियों का सीज़न है, मैं अभी मार्केट में गया तो उन्होंने यही बोला कि जी बॉर्डर बंद हो गया है, अब ज़रा आप ड्राई फ्रूट पे हाथ तो लगाएं। अब यकीन करें, मैंने सिर्फ छिले हुए चिलगोजे वहाँ पूछे, 22,000 रुपए किलो छिला हुआ चिलगोजा। बड़ी है हिम्मत इस किया यार आपने, पूछ लिया। हम अब तो मैं ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि चिलगोजों की कीमत पूछ लें। और बगैर छिला चिलगोजा जो है इस वक्त 9 से 10,000 रुपए है, और वो भी इतने वो भी कह रहा है सर रहने दें, कड़वे बहुत हैं, पिछले साल का पड़ा हुआ है माल, इस दफ़ा क्योंकि बॉर्डर बंद है इसकी वजह से जो है ना स्मगलिंग हो नहीं रही, ड्राई फ्रूट भी नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में कि ये 4 या 5 गुना
रेट जो है ना जी, change ड्राई फ्रूट्स तो इस दफ़ा आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा सर आप देखें, और वो उनकी जो गर्मियाइश और तपिश उनको यूं हाथ सेक लें, उनके ड्राई फ्रूट को मतलब हाथ में देख पकड़ के लें। कीमत पूरी हो जाती है। तो अच्छा, जहाँ डॉलर की बात है ना, हाँ। एक मिनट में आपको एक बात और बताता हूँ। देखें, दूसरी मुल्कों की करेंसी को फैलाना आसान यूँ भी है कि आपको और मुझे पहचान अपने नोट की तो है, लेकिन दूसरे मुल्क की नोट की पहचान होना हमें नहीं पता होता है कि बहुत सी, जैसे अब हमें पता है हमारे नोट में कहाँ कुरकुरा है, कौन सी लाइन को देखना है, कहाँ उसका दोबारा अक्स उस पेपर पे नज़र आएगा। तो दूसरी करेंसी के लिए करना बहुत आसान हो जाता है, और उसका रेप्लिका बनाना तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो बना के मार्केट में फैला देते हैं। तो एक दूसरी वजह ये भी होती है कि दूसरी करेंसी को जो दुनिया में फेम है, वह अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान रहा। उसने अपने इसी वजह से डॉलर्स के, हमने जो एक अरसे से चले आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी चेंज किया अपने डॉलर को, यही वजह थी। लेकिन वो पुराने डॉलर अब भी अमेरिका में एक्सेप्टेड हैं, लेकिन बैरूनी मुल्क से जो ट्रैवल करते हैं यहाँ पे वो नहीं माने जाता उसको। तो ये एक वजह होती है कि आपको उसकी आगाही नहीं है लोगों के अंदर। दूसरा जो बात कर रहे थे कि बाहर से लोग जो जाते हैं, जो ये अभी कार्रवाई हुई, तो पहले लोग जो ज़्यादा चले गए उसमें सबसे आसान था, मिराज भाई को बताओ, पीसी पासपोर्ट एक होते थे, पिक्चर चेंज हो जाती थी पासपोर्ट के ऊपर, लोग वो जिसके ऊपर वीज़ा होता था ये बिकते थे पासपोर्ट। अब डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अब ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं है, और हमारा यहाँ पे जो है ये मुश्किल है, लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं उनको ये बात समझें कि दुनिया पूरी सेंट्रलाइज हो चुकी है। आपका वीज़ा जहाँ निकला वहाँ इमिग्रेशन को सब पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। तो खुदारा एजेंट्स के ज़रा समझें कि अब वो ज़माने चले गए कि एक पिक्चर हाथ से चेंज करी और आप चले गए। जो लोग पुराने गए हुए हैं, वो पासपोर्ट उस वक्त इतना डिजिटल नहीं था दौर, पासपोर्ट भी ऐसे नहीं बनते थे, लेकिन वो पिक्चर चेंज हो जाती थी, वो पीसी पासपोर्ट बोलते थे। बड़ा एक कारोबार था लोगों का पीसी पासपोर्ट का एक ज़माने में। तो जैसे अयाज, ये आपने बात की ना कि पहले हो जाता था, अब तो सारी चीज़ें इतनी डिजिटलाइज हो गई हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने बस CNIC दिया या आपने अंगूठा लगाया और आपकी ना पैदा होने से लेकर अब तक की सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। लेकिन ये डंकी कल्चर भी हमने देखा, इस तरह की हमने चीज़ें भी देखी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए हुकूमती सतह पर हो गया या अवामी सतह पर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि लोगों को पता हो कि ये जाली ट्रैवल एजेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जाली चीज़ें, ये जाली नोट, सब कुछ जाली, इनसे बचना कैसे? देखिए, हमारा मुल्क एक तो वो मुल्क है जहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं। इन सबसे ज़्यादा मसला उन मुल्कों के लिए है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जैसे US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। इनको बहुत ज़्यादा, जिनके बॉर्डर्स लगे हुए होते हैं आसपास, उनके लिए बहुत बड़ा मसला, चैलेंज होता है। यहाँ वो जो बाहर के मुल्क हैं, वो यहाँ के मीडिया के अंदर लोगों की आगाही के लिए, ख़ासकर इसके अंदर लोगों को आगाही फ़राम करना सबसे अहम काम जो हुकूमत का है, वो लोगों को आगाही फ़राम करे कि जाली लोगों से बचें। और ऐसा कोई तरीका नहीं है अब आज के दौर में कि आप किसी जाली वीज़े, जाली पासपोर्ट पे आप यहाँ से ट्रैवल कर जाएं। आप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ पकड़े जाके जो है ना वो आप फंस जाएंगे। यहाँ आप जितनी भी उस ट्रैवल एजेंट की सेटिंग हो, कुछ भी हो, मुश्किल है। यहाँ पे किसी की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। यहाँ से आप चले भी गए, लेकिन आप जहाँ उतरेंगे वहाँ आपका निकलना नामुमकिन है। अगर आप बहुत लकी, अगर इतने लकी होते तो यकीनन यहीं कुछ कर लेते। अगर इतने लकी होंगे, इतने लकी होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता। लेकिन बड़ा ज़रूरी है, जैसे अयाज ने बात भी की कि अब जो है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। और हम तो वो कौम है जो अपने घर के लिए एक साबुन ख़रीदने जाएं तो हम 10 साबुन के ऑप्शंस देख रहे होते हैं, ये वाला सही धोता है, ये वाला सही झाग बनाता है या नहीं बनाता। तो इतनी बड़ी, जब आप कोई इतना बड़ा इकदाम उठाते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको हर पहलू से देखा जाए, क्योंकि जिसने आपसे पैसे लेने हैं उससे ज़्यादा अच्छा और मीठा आदमी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको पैसे दिए, उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। प्रोग्राम जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में हमने बात की मसाइल के बारे में, क्राइम के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। और जब दिसंबर आता है, मतलब बाहर का एक मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो हर तरफ जो है वो आपको फूल ही फूल नज़र आते हैं। और कराची के शहरियों की बड़ी ख्वाहिश है ये कि हम भी कराची को ज़रा जो है ना वो हरा भरा देखें, हमें भी जो है वो कराची, वो कंक्रीट सिटी से अब निकल कर जो है ना वो थोड़े दरख्त, हरियाली हमें भी नज़र आए, ताकि अब बाकी शहरों के लोग जो है हमें ज़्यादा ताने ना मारें। इसी तरीके से चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद ने आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाए मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया है। 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ UC 6 से किया जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा मिराज साहब, आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाए, मतलब
मुझे बताइएगा कैसे गुलशन जो है वो गुलशन बनेगा। भाई देखें, उम्मीदें और ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं और अच्छी बात है। देखें हमारा कराची जो है मेगा सिटी है, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी आज भी हैसियत इसकी रीढ़ की हड्डी की है पूरे मुल्क में, पूरे बिल्कुल वतन में, ऐसे। ठीक है, कारोबारी लिहाज से भी। और जाहिर सी बात है, बड़ा जदीद किस्म का शहर है, कोशिशें बहुत की गई इसको बनाने की, लेकिन हमारे करप्शन का जो नासूर है ना, उसने इसको खोखला करके रख दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पर कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि कुछ बेहतरी आए। तो ज़ाहिर सी बात है, कंक्रीट का जंगल तो ये बन चुका है, ठीक है, और अब हमें वाकई ज़रूरत है कि भाई हम दरख्त लगाने में या शजरकारियों की जो मुहिम चलती है ना, उसमें भरपूर हिस्सा लें, ताकि कुछ खूबसूरती भी नज़र आए और कुछ माहौल पर भी उसके असरात हों। क्योंकि हम भी इमारतें देख देख कर और अपनी टूटी हुई सड़कें देख देख कर और ट्रैफिक जाम देख देख कर जो है पक जाते हैं। वैसे कहीं भी महाराज पहुंच जी, रहे जैसे होते आपने बात की ना, मैं वही बात करती हूँ कि आप इतना कंक्रीट सिटी, इतनी आदत हो गई ना बिल्डिंग्स देखने की कि अगर आप बाहर किसी मुल्क में चले जाओ ना, स्पेशली दुबई वगैरह चले जाओ, तो आपको फील ही नहीं होता कि अच्छा आप दुबई आए हो। आपको कराची वाली फील आ रही होती है, क्योंकि वहाँ भी ये सब कुछ है लेकिन ज़रा थोड़ा बेहतर है। मुझे बताइएगा कि कराची में जैसे आपने बात की ना, आवाम को ज़रूरत है भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा लें। हम नहीं लगाते, हमें इस तरह की कोई मुहिम आती है, हम कहते हैं अरे छोड़ो यार, क्या 100 रुपये का पौधा लेके अब बंदा लगाए, छोड़ो इसको। और जो लगे हुए हैं उन पर हम गाड़ियाँ गुजार देते हैं। जब ट्रैफिक जाम हुआ, बाइक ली और चढ़े और निकल गए वहाँ से। क्या कहेंगे यार साहब? अच्छा, मैं इसलिए ये कह रहा था कि कहना चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं ये जो मुहिम के ऊपर है। अब लग रहा है कि थोड़े से फूल लेना यहाँ साइड पे भी लाके हमें लगा देने चाहिए, ताकि लगे कि जो मुहिम है बहुत जो मुहिम का हिस्सा बन गया। तो मैं सोच रहा हूँ अगली दफ़ा आऊँगा तो फूल वूल यहाँ लगवा दें। जोक असाइड, देखिए बहुत ज़रूरी है। आप दुबई की बात कर रही हैं, आप वो छोड़ें, आप लाहौर चली जाएँ। लाहौर के अंदर आप जैसे ही निकलते हैं, आप वहाँ का माल रोड ले लीजिए, आप वहाँ पे जेल रोड ले लीजिए, जितने रोड्स हैं वहाँ पे ज़रा आप फूल तो देखें, वो कितने खूबसूरत सीजनल फूल लगाते हैं। उसको देख के ही जो है ना, एक आपका दिल जो है ना खुद ही गार्डन हो जाता है। गुलशन हो जाता है। गुलशन जो आप करना चाह रहे हैं, तो आप को हमारी जो लोकल गवर्नमेंट आ चुकी है उसको, उसी को देख के ज़रा थोड़ा सा सीख लें। नहीं, कोई बुराई नहीं है, पहले ये होता था कि वहाँ का जो नाजिम है वो कराची में आके बात करते थे, कराची का नाजिम लाहौर के नाजिम से मिलता था, उनसे बात करते थे। तो आप मिलें, पूछें उन इंतज़ामिया से कि किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करते हैं। हमारी तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, क्योंकि अब 12-13 साल से जिसकी हुकूमत चली आ रही है, अब उनका नाजिम भी आ चुका है। अब इनके पास माशाल्लाह दावे बड़े बड़े हो चुके हैं कि अब नेक्स्ट हुकूमत दोबारा वही बनने जा रही है, तो उनके पास अब फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, कराची को ज़रूरत है। अभी जहाँ बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं, उसकी वजह से भले कोनू कार्पस लगे थे, लेकिन दरख्त लगे थे वो काट दिए गए। सेंटर मीडियम के ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहाँ से दरख्त निकाल दिए गए। अब हमें अशद ज़रूरत है इस शहर को कि इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पे पोल्यूशन हो चुका है, हमें दरख्त लगाने हैं। इसमें चाहे हम खुद हिस्सा डालें, चाहे हुकूमतें डालें, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन ये हमारी इस वक्त की ज़रूरत है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा और बेहतर माहौल। अब देखें, इसमें हमें भी अपने किरदार अदा करना होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कंक्रीट के जंगल की बात होती है और इमारतों की बात होती है ना, तो पूरी दुनिया में इमारतें हैं, खाली हमारे कराची में तो है नहीं। वहाँ पर बाय लॉज होते हैं, उन लॉज में ये चीज़ शामिल होती है कि अगर आप कोई बुलंद इमारत बना रहे हैं तो उस पर रूफ गार्डनिंग आप करेंगे। रूफ गार्डनिंग की शक उसमें लाजमी होती है कि आप अगर बना रहे हैं तो आपके छत के ऊपर गार्डनिंग होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौसमी असरात के मामला भी होते हैं। ठीक है, तो हमें अपना असर डालना होगा इसमें। मतलब मेराज साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर बातें हो जाती हैं, लेकिन अवामी सतह पर भी बड़ी ज़रूरत है कि अगर कोई फूल लगा हुआ है, अगर कोई पौधा लगा हुआ है, तो उसको ज़रा पानी दें, उसकी ज़रा केयर करें। और अगर नहीं लगा हुआ तो ज़्यादा महंगे नहीं है, कराची को भी जो है वो सरसब्ज़ो शादाब बनाएं, क्योंकि ये भी हमारा ही शहर है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं कराची को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के हवाले से। तो जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे शहर को फ़ज़ाए सब्ज़ में बदलने के लिए पुरज़्म हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने रिजवान पार्क गुलबर्ग टाउन में गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। 5 रोज़ा ये मुहिम है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ रंगों के जो है वो 50,000 से ज़ायद फूल नज़र आएंगे। मतलब आपने देखे हैं अयाज साहब, मुझे बताइएगा 50,000 से ज़ायद रंगों के फूल।
वहाँ जाके देखूंगा यकीनन जो ये एग्जीबिशन लगी है गुले दाऊदी गुले एग्जीबिशन दाऊदी लग में। रही है। देखिए गुले दाऊदी में हमने शेड्स तो देखे हैं, येलो, डार्क येलो, थोड़ा सा येलो में वाइट का। ये आजकल जो है मर्दों ना, का मसला है, येलो, डार्क येलो, थोड़ा सा येलो, थोड़ा ज्यादा येलो। तो ऐसे ही कुछ होगा। और गुले दाऊदी में आपको स्ट्रक्चर तो गुलाब तो बन नहीं गया होगा, गुले दाऊदी में तो यही सब कुछ होगा। खैर, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये इदारे हैं ना, जो इनके लिए सबसे अच्छी करप्शन का जो साइड होता है ना, वो है ये पौधे लगाना। आज वाकई? पौधा लगा जी, आज पौधा लगाया, 1 करोड़ पौधे लगा दिए, पेपर में लग गए। अब कोई देखने जाएगा, भाई वो तो पिछले सीजन में लगाए थे, पानी नहीं दिया, अब वो धूप ज़्यादा पड़ गई, वो जो कोपल लगाई थी नहीं चल सकी, वो मर गया, जल गया, ख़त्म। पेपर में लाखों करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन हो सकती है इसके ऊपर। सबसे ईजीएस्ट वे है जो शजरकारी के अंदर करप्शन की जा यार सकती साहब है। आप गलत स्कीमें बता ये या ये गलत तो हम बहुत स्कीम देर में बता पहुंचे, करने वाले करके निकल करके चुके। निकल गए, सारी हम बातें बाद में अपनी जगह। पहुंचेंगे। अच्छा, ये लेकिन भी हो रहा है। देखिए, सब फूलों को और ये हरियाली को देखकर, और खासतौर पर जब कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं ना, उनको देखकर एक इंसान पर उसके असरात होते हैं बड़े, ठीक है ना। आप किसी मॉल में ऐसे भी जाते हैं और जब आपको चारों तरफ अपने फूल नज़र आते हैं या अच्छे अच्छे रंग नज़र आ रहे होते हैं, नेचर है ना, तो आपके मूड पर भी उसका असर पड़ता है, आपके मिजाज पर उसका असर पड़ता है, आपकी सेहत पर, ज़िंदगी पर, हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है। अब ये हमारे यहाँ ये नुमाइशें हर साल ही मुख्तलिफ लोग लगाते हैं। गुले दाऊदी की नुमाइश, और काफ़ी उसमें लोग शिरकत भी करते हैं, आते हैं लोग, अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पर, और चलें उसके साथ साथ सेल्फियाँ बनाना भी शुरू करते हैं। चलो वो तो एक आम सी बात है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। अगर इस तरह की जो नुमाइश है फूलों की, अगर इसको थोड़ा सा रूटीन के हिसाब से ये लगाते रहें तो फिर भी हम पर कुछ अच्छे असरात पड़ सकते हैं, वरना तो वही धुआं है और वही खाक है जो हम सारा दिन जो है शहर की सड़कों पर जो है फाँकते रहते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें फिर मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं लोग। तो अच्छा, इस जैसे किस्म की मेराज आपने बात एक्टिविटीज़ की ज़रूरी ना कि बड़ा असर होता है पौधों का भी, जितना पौधों के इर्द गिर्द रहते हैं ना उतना आप ज़रा थोड़ा काम भी रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि मनी प्लांट घर में लगा लो तो पैसा आता है, तो वो जेब पर भी असरअंदाज होते हैं या सिर्फ मूड पर ही असरअंदाज होते हैं? अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं ये बातें कि मनी प्लांट अगर लगा दिए तो पैसा आएगा। ये ठीक है जी, हमारी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक। बहुत सी बातें कर ली हमने ख़बरों पर और कराची के मसाइल पर। अब ज़रा कुछ दूसरे मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मसला होता है ख़वातीन का, वो होता है वेट गेन हो गया है, अब इसको कम कैसे करना है। और कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं, लेकिन हम उनको कह देते हैं यार थोड़ा वज़न बढ़ा लो अपना, थोड़ा वज़न बढ़ जाएगा ना फिर बहुत प्यारी लगोगी। तो ये जो मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लड़कियां इससे गुजर रही होती हैं। लड़कियां क्या, मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी, दोनों गुजर रहे होते हैं। और बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल जर्नी होती है। कुछ लोगों से आप बात करते हैं, वो कहते हैं बड़ी आसान जर्नी है, हमने ये किया और उसके बाद हमारा वज़न कम हो गया, या हमने ये किया हमारा वज़न ज़्यादा हो गया। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता है। क्या क्या मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहती हैं या कम करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है उन ख़वातीन के लिए भी जो है वेट लॉस करना, जो कि जिन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया होता है, और उसके बाद जो बेली पाउचेस बनते हैं वो जो है वो आपको जो है अच्छे कपड़े पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद, क्योंकि आप ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। इन्हीं सब पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में उज़मा अली मौजूद हैं, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं बर्न्स 40 में। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और क्या किस तरीके से जो है वो इनको बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज़ बर्न आउट 40। बर्न आउट 40 से हमारे साथ जो है वो फ़िटनेस ट्रेनर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा उज़मा, हम देखते हैं कि पहले ये मसला होता था कि अब वज़न बढ़ गया है, लड़कियां जो हैं, मतलब अब वज़न हमारा बढ़ गया, अब इसको कम करना है। बिल्कुल, अभी हमने सोच लिया, ठीक है। लेकिन फिर हमने बस सोच लिया है ये, अब लेकिन हो नहीं रहा कुछ। तो मुझे बताएं क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं इस पे कि यार यहाँ से हम मोटे हो गए, पतले हो जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखा है जो इसमें होती हैं, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से क्या कम करना है। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस है क्या। सही है, वेट लॉस अलग चीज़ है, फैट लॉस अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस की तरफ जाना है, या जैसे आपने कहा कि गेनिंग का भी आपने बताना है, कि दोनों में दो चीज़ें हैं।
फर्स्ट कैलोरी डेफिसिट समझना है हमें और कैलोरी सरप्लस, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि जितनी कैलोरीज आपने इंटेक की हैं उससे ज़्यादा आप उसको बर्न करें, इट इज़ कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं, जब आप वेट लॉस या फैट लॉस की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर आपको गेन की तरफ जाना है तो आप फिर कैलोरी सरप्लस की तरफ जाएंगे, यानी जितनी कैलोरीज आपने मतलब इनटेक की हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए जितनी कि आपने बर्न की हैं, और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेट लॉस और फैट लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट लॉस पे क्या होता है, ओवरऑल वेट लॉस होता है ये, यानी उसमें क्या क्या आता है, बॉडी मास आ गया आपका, वाटर आ गया, मतलब रिडक्शन जो है वाटर में भी है, फैट भी है, और उसमें जो है मसल भी गिर रहा है आपका, ठीक है। लोग वेट लॉस और फैट लॉस में डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं समझ पाते। तो फैट लॉस क्या होता है कि बेसिकली आपने सिर्फ अपना फैट लॉस करना है, ठीक है। वेट लॉस होगा सिर्फ आपके फैट से वाइल मेंटेनिंग योर मसल मास, यानी ठीक है, लीन मसल मास। अच्छा, ये जो फैट बर्न की आपने बात की है, इसको किस तरीके से हम लोग जो है वो फोकस कर सकते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, कि सोच लेते हैं कंसिस्टेंसी उस तरीके से नहीं है, फिर चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होती हैं, कभी इसको ये वाली वीडियो देख ली, कभी कोई और देख लिया, और बड़ा वो होता है, कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रही होती है आपस में। जैसे आपने बात की कि ब्रेकफास्ट इज़ हेल्दी, किसी और को मैंने सुन लिया, उन्होंने कह दिया भाई यार ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप कर दे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखना पड़ता है अगर आप इस जर्नी पर रहें? तो देखिए, एक लाइफ स्टाइल है, इसको आपने समझना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफस्टाइल को किस तरह लेके चलना है। अगर आपने 15 डेज एक्सरसाइज करी और फिर छोड़ दिए, और फिर आपने 15 डेज डाइट करी है, क्रश डाइट कर लिया, फिर छोड़ दिए, तो आप वापस वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। फैट लॉस की बात जहाँ हम करते हैं, तो फैट लॉस पे आपका ये ज़रूरी होता है कि आपको मतलब किस उस पे जाना है। यानी फैट लॉस में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप सिर्फ कार्डियो करते रहेंगे तो आप सिर्फ लीन होते रहेंगे, ठीक है, मतलब स्किनी होते रहेंगे बेसिकली। और जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं तो आपकी लीन बॉडी बनती है, टोन बॉडी होती है, एंड स्ट्रेंथन भी होती है बॉडी, यानी आपका मसल गेन हो रहा होता है, ठीक है। उसमें आपका मसल लॉस हो रहा होता है। अगर आप सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज वीडियोस देख देख के आपने करना है, तो आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम की तरफ जाना है। जैसे हम अपने बर्नआउट 40 में प्रॉपर एक प्रोग्राम बनता है जो कि 40 डेज का है। आपको अपने हर वीक वाइज आपका एक गोल है जो हम अचीव करवाते हैं। उसमें क्या होता है, कार्डियो भी है, कोर भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जब आप मतलब कोई वर्कआउट करते हो, प्लान करते हो या उस पर जाते हो, तो इससे ये होता है कि आप प्रॉपर वेट लॉस कर सकते हैं अपना। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि प्रॉपर प्लान दिया जाता है, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे मैं गई हूँ, मैं आपके पास आई और मुझे आपने एक प्रॉपर डाइट प्लान दे दिया मुझे, मैंने उसको फॉलो किया। मेरी कोई दोस्त है या मेरे कोई इर्द गिर्द लोग हैं, मैं उनको कहती हूँ कि भाई मैंने तो ये फॉलो किया, मुझे तो बहुत इससे फर्क पड़ा है, आप भी कर लें, ये लो, ये है, तुम क्या पैसे बर्बाद करोगे, ये ले लो, ये तुम बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हर बॉडी टाइप अलग है, हर बॉडी का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, हम कभी भी एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट का सेम नहीं होता है, ठीक है। आपका BMI अलग है, उनका अलग है, आपका बॉडी फैट अलग है, बॉडी वेट अलग है। इन सारे मेजर्स को कैलकुलेट करके प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट जो है आपका, वो आपको एक बना के देता है डाइट प्लान जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको मैंने बना के या दिया है, जैसे हम लोगों ने अगर किसी को रिकमेंड किया है, तो वो अगर दूसरा बंदा शुरू कर देगा, हो सकता है कुछ अरसे के लिए उस पर वर्क करे, बट नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, उनके हिसाब से अलग डाइट प्लान चलता है। किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी के और इश्यूज़ हैं, तो हमें किसी को देना है, क्या चीज़ ऐड करनी है नहीं करनी है, ये सब अलग होते हैं डाइट प्लान। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, हम डाइट की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि दिस इज़ योर लाइफस्टाइल। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मुझे 40 दिन के लिए या जो है वो 30 दिन के लिए, मेरे 30 दिन बाद मेरी कज़न की शादी आ रही है तो मैं स्मार्ट हो जाऊँ, मैं पतली हो जाऊँ, और 30 दिन बाद मैं हो भी जाती हूँ पतली, मैं ड्रेसेस भी पहन लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, शादी में खा के बढ़ जाता है वेट मतलब उसी शादी में बढ़ जाता है। और उसके बाद मतलब क्या ऐसा है, क्या ऐसी 4-5 चीज़ें हैं विच इज़ वेरी इसेंशियल कि अगर हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार, हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले तो मोटिवेशन लेवल है आपका, ठीक है। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि सिर्फ शादी नहीं है, मुझे हमेशा के लिए एक अच्छा लगना है, ठीक है। और उस अच्छे लगने में सिर्फ आपको सिर्फ अच्छा लगना नहीं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप एक वेट गेन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे मतलब हेल्थ इश्यूज आपको आने लग जाते हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, मतलब आजकल फीमेल्स में तो हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेल में जो आ रहा है वो फैटी लीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल। तो इन सबको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको अपना पैटर्न स्लीप का देखना है कि आपका स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए। आपने 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। उसके बाद वाटर इनटेक है, ठीक है। वैसे ये रुक जाओ, अगर आपका स्लीप पैटर्न नहीं पूरा हो रहा क्योंकि आपका भी नहीं हो रहा
क्यों, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब आपने जैसे sleep- कहा ना 7 से 9 घंटे लेने हैं, अब आपके पास है ही नहीं 7 से 9 घंटे, ठीक है, आप तो क्या जब भी करोगे? आपको एक टाइम मिल रहा है उसमें आप अपनी नैप पूरी कर लें, मतलब वो उसको जाहिर है वो वाली चीज़ तो नहीं होगी जो रात की नींद होती है 7 to 8 आवर्स, बेसिकली नहीं हो पाता। आजकल के जो रूटीन है इसका बहुत टफ है, लेकिन फिर भी ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है तो आपने अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि देखें अगर आप 1 बजे सो के उठेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट तो मिस हो गया। फर्स्ट तो आपकी डाइट का वहीं से आप खराब होना शुरू हो गई, फर्स्ट आपका मिस हो गई है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है बहुत हैवी सा, ठीक है, क्योंकि इतने आवर्स के बाद आपने भूखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेना है, और उसके बाद फिर आपने 4 बजे 5 बजे स्नैकिंग कर ली है, फिर आपने 7-8 बजे खा लिया, तो इस तरह विंडो आपकी सही नहीं बनती है जो आपको उस पर जाना होता है, मतलब डाइट पे। ठीक है जी, उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, बात हम इनसे वेट लॉस के हवाले से पूरी कंप्लीट बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हम लोग कर रहे हैं अपनी जो भी है, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, फ़ैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ एक्सरसाइजेज़, और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में उज़मा मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सरसाइजेज़ उनसे पूछ ली जाएँ कि वो हमें बता दें, ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, ज़्यादा हमें स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। तो उज़मा मुझे बताइएगा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं करनी? ठीक है, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जिसमें मैं कार्डियो भी बता रही हूँ, कोर भी बता रही हूँ, और थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बता दूँ, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से ही कोई भी वर्कआउट एक प्लान किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप कैसे करेंगे? हम पावर जॉग करेंगे, हैंड्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस। ठीक है, हैंड्स बैक एंड फोर्थ करने हैं, और मैं अपने टोस पर हूँ, मैं लैंड कर रही हूँ अपने टोस पर लाइक दिस। ठीक है, इसके आपने 25 25 25 के 3 सेट्स बना लेना है। ठीक है, तो आपकी बॉडी मतलब ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हो गया। उसके बाद आपको आते हैं स्ट्रेचिंग की तरफ। ठीक है, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? जाहिर है आप स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे होते हैं, बोन्स स्ट्रांग होती हैं आपकी, और इसके अलावा कोई भी इंजरी से बच सकते हैं आप। इसको पहले स्ट्रेच करते हैं एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, क्या करेंगे? लेग्स वाइड करेंगे, हैंड्स वाइड एंड दिस। ठीक है, पहले तो आप क्या कर रहे हैं? सर्कल में, हाथ स्ट्रेट है, मैं सर्कल बना रही हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, लाइक दिस, 5 4 3 2 1, देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब इनको लास्ट सर्कल्स करना है, 1 2 3 4 5, देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है? हमें अपने हैंड को स्ट्रेच करना है, हाथ स्ट्रेट रखेंगे और पूरा हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। क्लियर है? देन अगेन नेक्स्ट, आगे हाथ लेके जाएंगे, काफ रेस करेंगे, पूरी बॉडी को इस तरह से आपने स्ट्रेच कर लेना है। लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, स्ट्रेचिंग में कभी कभी ये नहीं होता क्रैम्प्स पड़ जाते हैं आपके? नहीं, क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं। देखें, अगर आप किसी ने काफी देर बाद, मेरे जैसा लेजी आदमी है, उसने सोचा कि आज कर ही लूं एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करते करते क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। देखिए, क्रैम्प्स पड़ते हैं अगर आप विदाउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको पहले बॉडी को स्ट्रेच करना है ताकि इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से अपने पीछे लेके जाएंगे, क्वाड्स को पूरा सा इंगेज करना है आपने, और वापस डाउन। इसी तरह दूसरी लेग को करेंगे, होल्ड करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा वापस आए। ठीक है, होल्ड करके 10 तक काउंट करेंगे एंड डाउन। ठीक है, ये हो गई सिंपल आपकी स्ट्रेचिंग। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कार्डियो की एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। अच्छा, अगर जिनसे नहीं होती है, आप मतलब जंप नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह करेंगे? लाइक राइट देन लेफ्ट, राइट देन लेफ्ट। ठीक है, एक्चुअल एक्सरसाइज क्या है जो नॉर्मली कर सकते हैं? वो हाथ और लेग्स को हम लेग्स को एक साथ खोलेंगे लाइक दिस, 1, टोज पे लैंड करना है, 2 3 4। ठीक है, मैं कर क्या रही हूँ? हाथ और पाँव मेरे एक साथ खोल रहे हैं, अप एंड डाउन, और लैंड में दोबारा से टोस पे ही कर रही हूँ अपने। ठीक है, अच्छा, ये इसके कितने सेट्स करने हैं आपने? 25 के 3 25 स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसके आगे आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। ठीक है, और या तो टाइमर लगा लें, टाइमर लगा के कर सकते हैं 25 सेकेंड का। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज है नी टू एल्बो। क्या करना है आपको? नी अप करना है एंड क्रॉस। इससे क्या हो रहा है? मेरे साइड ऑब्लिक्स इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, दिस। इसको भी इसी तरह करना है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं जब आपको इसकी यूज टू हो जाए। अच्छा, साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है जैसे आपने अभी बताया, इससे मुझे बताइएगा कि जैसे कार्डियो है, कार्डियो की आपने कार्डियो एक्सरसाइज बताई, कार्डियो से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जिससे आप इफेक्टिव होते हैं अगर आप कार्डियो एक्सरसाइजेस की तरफ? कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जाहिर है हार्ट रेट अप होता है। जब आपका हार्ट रेट अप होता है तो फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जंप वगैरह ऐड करते हैं ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फैट लॉस या वेट लॉस हो सके। ठीक है, इस तरह स्क्वाट्स एक बताती हूँ मैं, थाई के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। शोल्डर डिस्टेंस पे मेरे लेग्स हैं, हिप्स आउट, चेस्ट आउट, टमी इन, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ठीक है, इसके हम लोगों ने
25 सेट्स करना है। अच्छा, इसमें इसका ख्याल रखना है कि बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, ये दिस अच्छा बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, आप ऊपर देख लें ताकि आपकी बैक स्ट्रेट। अब कुछ लोग देखिए हम स्क्वाट्स ऐसे भी लगाऊंगी तो कैसा लग रहा है, मेरे बैक शेप आउट हो जाएगा, ठीक है, या आपके पेन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, अपने अपर कोर को कैसे इंगेज कर सकते हैं, नी पर आ जाएं, कान पे हाथ रखें, डाउन एंड अप। अर्थ सीटेड क्रंचेस हम इन्हें कहते हैं। अपर एब्डोमिनल्स मेरे इंगेज हो रहे हैं और डिसएंगेज हो रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इजी एक्सरसाइज ऐसी बता रही हूँ जो कोई भी इजीली घर में अगर आप घर में कुछ- कर सकते हैं। ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं, आपने टाइमर लगाया, कहीं भी ब्रेक मिला, बच्चा सो गया, आपने चलो अपने जी, आ जाओ। क्रंचेस करने शुरू कर दिए। हाँ। सीरियसली ये आफ्टर जो आप कह रही थी कि जो कर सकती हैं प्रेगनेंसी के बाद भी वुमेन्स वो इजीली कर सकती हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज जो आप बता रही हैं आफ्टर डिलीवरी के, वो कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकिन देखिए इनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो नॉर्मल डिलीवरी है और एक सी सेक्शन है। तो ये सब अपने डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद के उनको अलाउ किया जाए, डॉक्टर अलाउ करेगा, उसके बाद ही किसी भी एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। ये भी ये वाली ठीक है, भी ये बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कुछ ड्रिल्स हैं, साइड शफल ड्रिल है। अच्छा, नी टू एल्बो जैसे बनाई थी, दो एक्सरसाइज को कंबाइन कैसे करेंगे। ये साइड शफल है, रन करते हुए जाना है आपने, ठीक है, यहाँ तक आएंगे 3 स्टेप्स, राइट साइड नी टू एल्बो, रन बैक, लेफ्ट साइड, राइट। अच्छा, ये बहुत स्लो बता रही हूँ मैं, जब आप फास्ट करना शुरू हो जाए पहले आप इस तरह स्टार्ट करें ताकि आपकी बॉडी मूव करना शुरू हो जाए। क्लियर है? ब्लड तो सर्कुलेशन 2 एक्सरसाइजेस मिल गए इसमें, एक आप रन कर रहे हो साइड शफल, उसके बाद आपने नी टू एल्बो भी किया। इसी तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड को करेंगे। किस तरह बताऊँ? इस तरह फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या एंगेज करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, स्क्वाट करेंगे, बैकवर्ड, स्क्वाट अगेन, फॉरवर्ड, स्क्वाट, बैकवर्ड, स्क्वाट अगेन, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज के अच्छा, कॉम्बिनेशन उसमें से कभी कभी ये भी होता है, जैसे आपने अभी एक्सरसाइजेस बताई है ना, कि आप जैसे आपने बताया 25 के 3 सेट्स करने हैं। ठीक है। कुछ जज्बाती लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई अब शुरू किया तो एक ही बार में जरा ना नहीं, कर यही ले तो है ना कि स्टार्ट में आपको स्लो लेके चलना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर वीक आपको ग्रेजुअली बढ़ना होता है आगे। अच्छा, वीक के बाद बढ़ना होता है या 3 दिन बाद आपने थोड़े और बढ़ा लिए, 4 दिन? देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो 4 डेज के बाद आप बढ़ा लें, इस तरह कर लें, ठीक है। एक एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट, ये कैसे होगी? अच्छा, जो नहीं कर सकते उनके लिए बता रही हूँ। स्क्वाट में जाना है, काफ रेस, स्क्वाट में जाना है, काफ रेस, ठीक है। और एक्चुअल एक्सरसाइज है दिस, एयरबॉर्न होना है, वापस एयरबॉर्न होना है और वापस, सही ठीक है, ठीक है जी। वक्त की हमारे पास हमेशा से मैं थोड़ी सी strength कमी training होती है, थोड़ी उसमें सी जरा बता दूं। क्विकली हमें मजीद भी बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। डंबल्स नहीं है तो वाटर बॉटल ले सकते हैं, ठीक है। शोल्डर एक्सरसाइज है, आर्नल्ड प्रेस, 5 स्टेप्स हैं, 1 ये स्टार्टिंग, 1 2 3 4 एंड 5, समझ आया? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें मेरे तीनों जो मसल हैं शोल्डर से इंगेज हो रहे हैं, फ्रंट, डेल्टॉइड, साइड एंड रियर, ठीक है। अच्छा, इसको इजी होके करना है, इसमें झटके नहीं लेना है। दोबारा देखें, 1 2 3 4 एंड 5। बाइसेप के लिए नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स हैं, इसको हम हैमर पोजीशन में कर सकते हैं, हैमर कर्ल्स। मतलब कोशिश ये करनी है कि अगर आप एक्सरसाइजेस कर भी रहे हैं थोड़ा तो सा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरा, ऐड कर लें, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी ज़रूरी तो होती है। मुझे बताइएगा कि कहते हैं जब आप अपनी लेट 30s में चले गए हैं तो आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फैट लॉस और वेट लॉस। ऐसा क्यों है? देखिए, जब आपकी एज आगे बढ़ती होती है तो आपका ज़ाहिर है मसल मास गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको मसल गेन करने के लिए हम आपको कहते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएँ। और बेसिकली शोल्डर्स आपने देखा होगा थोड़े से वो होने लग जाते हैं, झुकने शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए एक प्रॉपर बनाने के लिए मसल्स को आप एंगेज रखें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जो है वो जी, सही posture प्रॉपर को हो, आप clear posture करने आपका के लिए, बिल्कुल ठीक है। सही हो, शोल्डर उसके के लिए लिए बेस्ट ज़रूरी है। एक्सरसाइज हो गई। बाइसेप मैंने बताया। ट्राइसेप को कैसे एंगेज करेंगे? बैंड होंगे एंड किक बैक, बैंड होंगे एंड किक बैक, लाइक देखिए मेरा हाथ पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेट खुल रहा है, ठीक है। ट्राइसेप जो है ये पीछे वाला पार्ट होता है हैंड का, इसको हम एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। दिस किक बैक। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हैं हम? एक हाथ पीछे ले जाके पूरा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऑल्टरनेट कर सकते हैं वन हैंड से, लाइक दिस। अच्छा, उसमें ये तमाम एक्सरसाइजेस कितनी देर में हो जाती हैं? लाइक अगर आपने 25 का स्क्वाट लगाया है, देखिए, आप ये कर सकते हैं कि जैसे 1 घंटे का आपने पूरा वर्कआउट डिज़ाइन करना है तो 20
मतलब मिनट्स जो है आप कार्डियो कर लो, 20 मिनट्स कोर पे कर लें और बाकी टाइम आप उसके लिए रखना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करें 20 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर कोर एंड देन कार्डियो, या आप कोर एंड कार्डियो को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन एक्सरसाइजेज के बाद आप मुझे बताएं कि डाइट का भी कुछ खास ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी बिल्कुल, चीज़ें? देखिए डाइट का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डाइट जो है वो 70 to 80% डाइट होती है, ठीक है। सिर्फ 30% है जो आप वर्कआउट अभी कुछ भी करेंगे वो 30% है। जो भी आप घर पे खा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको कंट्रोल करना है, जब भी आपका वेट लॉस हो सकता है। अच्छा, उसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे आपने बात की कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो आई और 10-15 दिन बाद वो चली गई और मतलब उनका ये था कि भाई नहीं, मतलब हमसे हो नहीं पा रहा है। ऐसी कुछ ख़वातीन हाँ, या लड़कियां भी होती हैं जो बिल्कुल मतलब वो give up देखिए, कर जब आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप उस वक्त मोटिवेशन लेवल की जरूरत होती है। जब हम ये कहते हैं कि जब आपसे 2 स्टेप रुक रहे हैं ना, आप 2 स्टेप उस वक्त और देते हैं अपने, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये कि आप वहीं पर रुक जाएं, ठीक है। इसके साथ माउंटेन क्लाइंबर्स, अगर हमारे टाइम है तो बताती हूँ आपको। एक एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह पुशअप प्लैंक पोजीशन पे और पाँव को आगे की तरफ थ्रो करना है, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ी डिफिकल्ट बहुत एक्सरसाइज, डिफिकल्ट नहीं है लग रही, मतलब हाँ, मतलब आप जब कर रहे हो और आप एक साथ 30-40 करो ना तो आपको लोअर जो है आपका एंगेज हो गया, ठीक है। इसके साथ प्लैंक है जो मतलब कोई भी फीमेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, चिन अप है और आपको इसको होल्ड करना है। अच्छा, इस कम से स्टार्ट करें, फॉर अ मिनट करना है। मिनट तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना तो 10 सेकंड कर लें, 10 सेकंड से 15 सेकंड से स्टार्ट कर लें, फिर 20 पे जाएं, फिर 30 पे जाएं, इस तरह से ग्रेजुअली इसको बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक तो है मिनट तक फिर आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। उज़मा हमारे साथ मौजूद थी और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं, हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आप स्ट्रेंथ गेन कर लें या अपना वेट लॉस कर लें, फैट लॉस कर लें, बल्कि ये जो है ना, ये आपका एक लाइफस्टाइल भी है। ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं और उसके बाद आप अच्छे तरीके से रहें तो आप प्रेजेंटेबल लगते हैं, अपने आप को अच्छा लग रहा होता है इंसान के, नहीं यार अब मैं फिट हूँ। उज़मा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा आपका। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे वेट लॉस के हवाले से, जितने भी मसाइल होते हैं अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम है, एक्सरसाइजेस भी की जाएं, उसके बाद जो है वो आप ये भी देखें कि अपनी डाइट को बेहतर कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों में भी जो है वो मुब्तला हो जाते हैं, बिकॉज़ वायरल है। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रुख करते हैं डॉक्टर्स का, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि हर्बलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपको जो है शिफा वो नेचर से मिल रही है, तमाम हर्ब से मिल रही है, तो फिर हम जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाकर जो है वो क्यों अपना इलाज कराएं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ रानी आपा भी मौजूद हैं, और दोनों ही हर्बलिस्ट हैं लकीली। तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सबसे पहले शाह साहब आप मुझे बताइएगा कि शाह साहब ने अपनी जो है ना वो दुकान यहाँ पर लगा ली है, मैं पूछूंगी इनसे। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं सर्दियाँ शुरू हुई और आपके जॉइंट्स दुखना स्टार्ट हुए, तो मुझे बताइएगा क्या किया जा सकता है इन जॉइंट्स का? शाइस्ता, इसमें यह है कि सर्दियाँ जब शुरू नहीं होती हैं, इसके अलावा भी घुटनों में गैप आ जाता है, जोड़ों में गैप आ जाता है, उसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, ये अर्थराइटिस पेन कहलाता है। अगर बैठ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, ज़ोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। इवन यहाँ तक कि नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो कार्टिलेज लुब्रिकेंट जो कम हो गया उसको ठीक करना और उसके दर्द को ख़त्म करना, उसके लिए टोटली आपने 3 चीज़ें लेनी है। ये वाली, ये है सुम्बलू बूटी। कौन सी बूटी है? सुम्बलू, सुम्बलू, इसको सुम्बल भी कहा जाता है, ठीक है। और हम ये मैं अच्छा इसका वज़न हम लेंगे, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है अज़गन नागौरी। अज़गन नागौरी, अज़गन नागौरी, जी हाँ, इसके अंदर विटामिन B12 B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और एक लकड़ी आती है मामेख। मामेख, अच्छा, ये बड़ा मसला है वैसे कि इतनी जड़ी बूटियों के इतने मुश्किल नाम क्यों है? मतलब बंदा मेरे जैसा तो जाए तो मामेख की जगह कुछ और ही उठा के ले आएगा। नहीं, ये पंसारी को बोलेंगे, वो समझते हैं। हाँ, मतलब जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज समझते हैं। मैं खुद 900 जड़ी बूटियों पे काम कर रहा हूँ। वाओ, ठीक है। तो ये मामेख है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम।
इनको 50 मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, लेकिन जहाँ से भी लें 2 पैसे ज़्यादा दें, उनको बोलें चीज़ अच्छी दें और साफ़ सुथरी लिया करें, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए। अच्छा। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से लें। ठीक है। और इंशाल्लाह 5 दिन में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसको 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा ताकि जो रुब्लिकेंट आपका कम हो गया वो बनना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आप वॉक करके देखिएगा, दौड़ के देखिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। अब आप शाह साहब आपकी बात सुन के लोग ये खा के दौड़ना शुरू कर दें, नया ही कोई नुकसान करके बैठे हो? नहीं, कि ऐसा अब ये कुछ हो नहीं गया, अब होगा। शाह साहब अब ये बताएं, अब तो हमने ये कर दिया, अब इसका इलाज बता दें। नहीं, इसमें देखें कोई इसमें केमिकल नहीं है, टोटल हर्ब से ही। इसमें ना आपको आदत बनेगी और ना ही आपको वक्ती तौर की रिलीफ देगी। अच्छा शाह साहब, जैसे आपने बात की ना कि 2 पैसे ज़्यादा दे लें, अच्छी चीज़ ले लें, मुझे बताइएगा ये जो हर्ब्स होती हैं इनकी आप किस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाली हर्ब्स ठीक हैं, ये यहाँ से लें और इनकी ये निशानियाँ हैं, जाली नहीं मिल रही, 2 नंबर नहीं मिल रही, इसका कोई है? देखिए जो महंगी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना उनका 2 नंबर आ जाता है, लेकिन जो ये तो सस्ती नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो इनका 2 नंबर नहीं आता। अच्छा, ठीक है ना, तो आप बेफिक्र होकर इनकी जाएं, कोई कॉपी पूरे मौजूद पाकिस्तान नहीं में है किसी भी मार्केट में। पंसार की शॉप पे आप चले जाएं, आपको ये मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में ये C21 की टीम और हम भी याद रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, रानिया आपा भी मौजूद हैं, तो रानिया आपा से पूछते हैं। रानिया आपा मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आजकल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वायरल होता है, जैसे आप देख रहे हैं स्मोक हो गई, फॉग हो गया, मतलब गला ख़राब, ना सर्दी ना गर्मी ना ख़ज़ा ना बाहर, गला आपका 24 घंटे ख़राब है। मुझे बताइएगा इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप लोग घर पे? बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्दियां आते ही ज़ाहिर मौसम का असर मुझ पे भी है। कराची के लोग ख़ास तौर से मौसम के जो असरात हैं उससे बिल्कुल महफूज हैं। कराची में चूँकि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ मुतदिल मौसम रहता है साल के 12 महीने। हमारी बॉडी अब बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने की आदी नहीं रही है, क्योंकि मौसम की एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम एक मुतदिल मौसम में रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा असर तेज़ होता है मौसम का, या सर्दियों में ज़रा ज़्यादा सर्दी हो गई या गर्मियों में ज़रा ज़्यादा गर्मी हो गई, तो लू के असर से लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में थोड़ा से ठंड के असर से सबसे पहले हमारे सीनों पर कंजेशन हो जाता है, नाकें बंद हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये एक ऐसा वायरल फैल जाता है कराची में जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमें मौसम को सामना करने की जो क़ुव्वत मुदाफ़त जिसे कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है। अपने सबसे पहले इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम गाहे बगाहे रेमेडीज़ बताते रहते हैं, और आज भी जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी सर्दियों के मौसम में, इस मौसम से बचने के लिए, जैसे मैं मुझे भी आप देख रही हैं, मुझ पर भी मौसम का असर है, मौसम का असर हुआ है। आवाज़ चेंज हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, आंखों से पानी बहने लग लगता जाता है, बड़े मसाइल होते हैं। आप इतने इरिटेट हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि क्या ऐसा खा लें आप कि ये आपको अगले 5 मिनट में बिल्कुल सही कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी एलोपैथ की मेडिसिन लेते हैं उससे हमारा ये मर्ज़ बढ़ता है, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगर हम नज़ले की कोई दवा लेते हैं कि जिससे नज़ला बंद हो जाए, उससे हमारा दिमाग इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमारी सोचने समझने की सम टाइम सलाहियतें कम हो जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी ले लें तो अगर मौसम हमारा नज़ला ज़ुकाम सही भी हो जाएगा तो हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। तो मैं आज ऐसी रेमेडी बताऊंगी इस मौसम में अपने आप को महफूज रखने के लिए और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए। एक कहवा है जो मैं आपको बताऊंगी। मैं चाहूँगी कि अगर दिन में 2 से 3 बार अगर वो लोग पी लें तो उससे अल्लाह के फजल से मौसमी असरात से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, महफूज हो सकते हैं। उसमें बहुत ही सादा एक टुकड़ा अदरक का ले लें, तकरीबन 1 इंच के करीब। उसको छील कर धोकर बारीक बारीक काट लें, जैसे हम कश कर लेते हैं इस तरह कश कर लें। उसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी बनफ्शा की पत्तियां डाल लीजिए। वो एक ऐसा एलर्जी का इलाज है कि मैं बताती चलूँ कि दुनिया भर में एलर्जी पूरी दुनिया का एक अहम मसला है, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग हर्ब्स जानते हैं और ख़ास तौर से एशिया के लोग तो हर्ब्स से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि बनफ्शा से बेहतर एलर्जी का इलाज आज तक किसी एलोपैथ मेडिसिन में भी नहीं मौजूद है। बनफ्शा एलर्जी से बचने का बेहतरीन इलाज है। तो 1 कप बल्कि 1 से 1.5 कप आप पानी ले लें, उसमें एक तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा धोकर उसको कश कर लें। 1 मुट्ठी के करीब उसमें बनफ्शा की पत्तियाँ डाल
डाल लीजिए, एक इतना बड़ा मुलेठी का पीस और 2 लौंगे, ये डालकर इस कहवे को पका लें और इतना पका लें कि कहवा 1.5 कप से 1 कप रह जाए। और बेहतर ये होगा कि इसमें कुछ भी शामिल ना करें, लेकिन अगर जायके को डेवलप करने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें या शहद डाल लें। अगर जो शुगर पेशेंट है वैसे भी पी लें तो अल्लाह के फजल से वो महसूस करेंगे कि उसको पीते ही तबीयत में बहुत इनकलाबी तब्दीली आई है और अपने आप को आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, अब जो है वो रानी आपा हमें बता रही थी कि जैसे हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम है, नज़ला, ज़ुकाम, कंजेशन, बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं जो बड़ा इरिटेट करते हैं। क्विक कावे हमारे पास होते हैं जिनको हम पीते हैं तो हम जो है वो बेहतर फील करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम लोग के जितने भी हमारे पास जड़ी बूटियां हैं उससे ख़ुद को जो है वो कैसे आप बहुत सारी बीमारियों से जो है वो दूर रख सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है हेयर फॉल का। हेयर फॉल सर्दियां आते ही डैंड्रफ हो जाता है, उसके बाद जो है इतनी यंग एज में स्पेशली लड़कों की बात करें तो बाल सर से यूँ गायब होते हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई हैं और अभी तक मिली नहीं है। तो हम मुझे शाह साहब बताइएगा किस तरीके से हेयर फॉल से बचा जा सकता है। देखें, सितंबर से लेकर मार्च तक वैसे ही ड्राई वेदर होता है और इसमें बाल जैसे खिज़ां के मौसम में बाल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, इस तरह बाल गिर रहे होते हैं। तो जिनके भी बाल गिर रहे हों, आम तौर पे चाहे वो कोई भी सीज़न हो, किसी भी सर्दी हो या गर्मी हो, लड़कियां हो या लड़के हों, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, 2 मुंह हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, चौड़ी मांग निकल रही हो या नोकें ख़राब हो रही हों, बार बार काटनी पड़ती हों या फ्रंट खाली हो रहा हो, बैक खाली हो रहा हो, इन तमाम को ठीक करने के लिए और आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं, घना भी कर सकते हैं और रीग्रोथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप इसकी वीडियो बना लें, नहीं तो आपका कोई वेबसाइट होगा आप वो बता दीजिए, उस पर ये वीडियो लगाते हैं आप लोग। हम लगा देंगे जी। हमारे साथ इस वक्त आप बता रहे हैं ऑयल का, हमारे पास जो है वो एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद अमानुल्लाह, भावल नगर। अमानुल्लाह भावल नगर से। जी अमानुल्लाह बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जोड़ों को दर्द वो थे पहले, तो उसके बारे में मुझे पता है, उसके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में बहुत ज्यादा, तो वो लगोरी रात कह रहे थे ना सारी से लेनी, वो दोबारा रिपीट कर दे थोड़ी सी। मैं कर सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह। कुछ और पूछना है आपको? ये मेरे मेथे में बहुत दर्द आती है, मेरा हजम नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है अमानुल्लाह, आपके मसाइल का हल अभी लेने की कोशिश करते हैं। शाह साहब से बहुत शुक्रिया अमान। बताइएगा, जो तेजाबियत है, मैदे में दर्द रहता है इनको, तो एक ये अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है। एक बूटी आती है रेवन चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस पर छिलका भी उसी पानी में डाल लें। दिन में 2 बार पिएं, सुबह रात, खाने से पहले पी लें या बाद में पी लें। आप देखिएगा पहले दिन ही मैदे के दर्द में आराम आ जाएगा, उसके बाद ये कुछ अरसा पीना होगा ताकि ये वरम और जो सूजन आ गई है और जो जख्म बन रहा है वो ठीक हो जाए आपका, ये तेजाबियत दूर हो जाएगी। दूसरा जो जॉइंट्स पेन का इन्होंने कहा है कि दोबारा रिपीट कर दें, यह है अजगन नागोरी, इसका वज़न लेना है 50 ग्राम, मामेख 50 ग्राम, सुम्बल बूटी यानी सुमलू बूटी 50 ग्राम, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। अब बात बालों की हो रही थी, बालों पर आ जाते हैं दोबारा। जिनके बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों या गंजपन के असरात हों, और अगर 35 साल से कम उम्र है, उनके बाल वाइट हो रहे हैं तो ब्लैक होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 6 महीने तक, और साथ में ये तेल इस्तेमाल करें। रोगन 12 तुखम, ये 12 बीजों का तेल है, ये आप लेंगे आधा पाव। 12 तुखम, जी हाँ, ठीक है। ये कलौंजी का तेल है, इसका वज़न लेंगे 30 ml, 30 ml, ठीक है। एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत, ये उसका ऑयल है, रोगन पखान बेत, ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। ये है कद्दू का तेल, कद्दू के बीजों का तेल, ये भी हम लेंगे 30 ml, 30 ml, ठीक है। ये है रोगन अक्सीर रोगन तुख्मे हिना, मेहंदी के बीजों का तेल, वाह, ठीक मेहंदी है। के बीजों का तेल, ये भी 30 ml लेंगे। सारी चीज़ें जो है उसकी क्वांटिटी 30 ml है, 30 ml की आपने क्वांटिटी लेनी है। इसके सिर्फ अलावा रोगन 12 तुखम आधा पाव, हाँ, सिर्फ 12 बीजों का जो रोगन तेल है। अक्सीर जुल्फ,
ये भी 30 ml। अक्सर जुल्फ, अक्सर जुल्फ, ये अक्सर जुल्फ दराज है, ये भी लेना आपने 30 ml, 30 ml। ठीक है। इन तमाम को मिक्स कर लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा आपने रतन जोत बूटी डालनी है, 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ डालना है। अच्छा। और 1 चाय वाली चम्मच, ये पत्थर का फूल कहलाता है, इसे उष्णा भी कहते हैं, छड़ीला बूटी भी कहते हैं, 3 नाम है। ठीक है जी। ठीक है, इन्हें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। ऐसे ऐसे करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होना और बढ़ने शुरू होंगे। मतलब सिर्फ अपने स्कैल्प पे आपको लगाना है ना, ये जड़ों पर आप लगाएंगे तो फिर तमाम बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली कहते भी हैं कि ऑयल जो है ना वो आपने स्कैल्प पर लगाया हो तो बाकी वो खुद ही आ जाता है, ज़्यादा 1 इंपॉर्टेंट नहीं दिन है। छोड़ के लगाना है। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे गर्दन तक है तो कमर तक आएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आएंगे, हिप्स तक है तो घुटनों तक आ जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये तेल जरूर ट्राई करके घने, बताइए, लंबे, हसीन क्योंकि ये बाल। वो ऑयल है मेरी ठीक है अपनी जी। बेटियां लगा रही हैं। वाह जी वाह, थैंक यू शाह साहब। अच्छा, मुझे रानी आपा जरा क्विकली आप भी बता दीजिएगा, एक तो हेयर फॉल का बता दिया, दूसरा डैंड्रफ का बहुत बड़ा मसला है, उसका भी बता दीजिएगा। देखिए, डैंड्रफ 2 तरह की होती है, एक झड़ने वाली होती है और एक वो होती है जो स्कैल्प पर चिपक जाती है, जिससे स्कैल्प चिकना रहता है और सर बदबूदार रहता है। ख्वाह किसी भी तरह का हो, बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए 50 ग्राम जैतून का तेल और 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते, 50 ग्राम जैतून के तेल में 50 ग्राम मेहंदी के पत्ते धीमी धीमी आंच पर इस तरह पकाएं कि ये पत्ते जलकर खाक हो जाए। वैसे तो एकदम से जल जाएंगे, लेकिन धीमी धीमी आंच पर जब जलेंगे तो उसका सारा अर्क इस तेल में आ जाएगा। और जब इस तेल को पकाने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसको छान कर ठंडा करके किसी बॉटल में भर लीजिए और रोज़ाना कम से कम 2 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात के लिए आप अपने सर में लगा कर रखें, तो बालों के तमाम मसाइल इंशाल्लाह ताला इस तेल से हल हो जाएंगे। अच्छा रानी आपा, जैसे आपने बात की ना रोज़ाना लगाना है, कहते हैं ऑयल, अब जैसे कोई भी बंदा है, जैसे हम लोग हैं, अब रोज़ बंदा ऑयल लगा के क्या करेगा? वो कहते भी हैं कि अगर आप रोज़ाना ऑयलिंग करते हो तो आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें कोई ये जब सब नई नई बातें हैं, अगर आप हमें पुरानों को देखें, हमारी माओं को देखें, हमारी दादियों को देखें, उनके बाल कभी ना झड़ने की प्रॉब्लम हुई ना गिरने की प्रॉब्लम हुई। वो लोग तेल को इस्तेमाल करते थे। नई जो हमारी रिसर्च आई उसमें तेल को अलहदा कर दिया गया, इसीलिए बालों के मसाइल इतने ज़्यादा पैदा हुए हैं। बाल लोगों के वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हैं लोग। अगर तेल को देखिए, जब हम अपनी बका से दूर हो जाते हैं, अपनी असल से दूर हो जाते हैं, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। और ये तेल आप वीक में वीकेंड पर लगा लें, लेकिन इसका साथ ना छोड़ें। और जब प्रॉब्लम होती है तो आदमी दिन में 3 बार दवा भी तो पाबंदी के साथ खाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रानी आपा और शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे मसाइल के हवाले से जो कि नॉर्मल डेज़ में पेश आते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में जो है वो पेश आ रहे होते हैं, जिनमें हेयर फॉल हो गया, वेट लॉस हो गया, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और चूँकि नया साल भी आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के एंड में आपने जो है वो एक आप लगा लेते हो ना तखमीना कि क्या क्या किया है, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ। नया साल आने वाला है नई खुशियों के साथ, नई सोचों के साथ, नई उम्मीदों के साथ आता है और नए गोल्स लेकर आता है, मोटिवेशंस लेकर आता है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाला साल आपका इस साल से जो है वो मज़ीद बेहतर होगा। मुझे शाइस्ता रज़ा को सिटी@10 से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।